नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और समय हो गया है आपके फेवरेट शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले बताइए आज वो कौन सी खबर है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का। आज हमारे लिए चर्चा का मुख्य विषय और जिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेटीएम को क्या हो रहा है। पेटीएम के स्टॉक को लेकर और पेटीएम के अंदर काफ़ी सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो शेयर बाजार को भी प्रभावित कर रहे हैं और पूरे स्टार्टअप यूनिवर्स को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं जिनको हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी ज़रूरी खबरें हैं जिनके बारे में आपको शुभम बताएंगे। और वो ज़रूरी खबरें हम समझेंगे ऑन द शो के माध्यम से कि शो शुरू कहाँ से होगा और कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। तो आज शुरुआत होगी चीन से। चीन की मंदी का कैसे पड़ा दुनिया पर असर, पेटीएम का साथ क्यों छोड़ रहे हैं बड़े निवेशक, क्या देश में वाकई डीजल की किल्लत है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि क्यों खटाई में पड़ गई ट्विटर की डील, एमएसपी तय करना सरकार के लिए बन रहा नई चुनौती, और क्या लगेगी कपास के निर्यात पर रोक, इस पर भी अंशुमान सर से जानेंगे कि कपास के बाजार में कैसे समीकरण बन रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, शुरुआत आज चीन से। चीन में कोविड जीरो नीति का असर अब देश की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। तमाम अर्थशास्त्री ये मानने लगे हैं कि जल्द रिकवरी की अभी कोई उम्मीद चीन में फिलहाल नहीं दिख रही। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन पिछले साल की तुलना में 2.9% गिर गया। रिटेल बिक्री में भी पिछले साल की तुलना में 11.1% की कमी आई है, जबकि लॉकडाउन के चलते इसमें 6.6% की गिरावट का अनुमान था। यानी ये गिरावट 6% की अनुमान की तुलना में 11% है, बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी दर भी बढ़कर अपने उच्चतम स्तर 6.1% पर पहुंच गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए चीन में सरकार की ओर से निर्धारित 5.5% की जीडीपी ग्रोथ को हासिल करना अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है। शंघाई में लगे लॉकडाउन की वजह से असर ये हुआ कि 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अप्रैल महीने में एक कार भी नहीं बिकी। जी हाँ, 2.5 करोड़ की आबादी में एक कार भी नहीं बिकी। अब सवाल यह है कि दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग हब बने इस चीन के संकट ने दुनिया की सप्लाई चेन को ये कितना प्रभावित कर सकता है, क्योंकि दुनिया की फैक्ट्री चीन को कहा जाता है। और चीन में जब ये हाल है, बड़े शहरों में ये हाल है, तो इसका असर निश्चित तौर पर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर पड़ेगा। तो पहले समझते हैं दुनिया के संदर्भ में चीन की मंदी का सर मतलब क्या है। शुभम, कई सारे आयाम चीन की मंदी से और गिरावट से सामने आ रहे हैं और जिसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। पहली चीज़ तो ये कि बाजार इस तरफ देख रहा था कि चीन का सेंट्रल बैंक अपने यहाँ ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी करेगा या कटौती करेगा, इस तरीके की संभावना नहीं दिखाई दी। हालांकि चीन की इकोनॉमी में स्लो डाउन है, पर चीन ने अपनी ब्याज दरों को स्थिर रखा है। इससे पहले कमी की थी, क्योंकि पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ रही हैं महंगाई के कारण। तो एक तो ये पहलू है जिसका अपना असर युआन और दुनिया की अन्य मुद्राओं की प्रतिस्पर्धा पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि चीन फिलहाल अपनी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें कम रखना चाहता है ताकि अर्थव्यवस्था में सस्ती पूंजी जाती रहे, क्योंकि उसे तेजी से रिकवर करना है। और एक चौंकाने वाली बात है कि जबकि दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं जो महंगाई से परेशान है वो अपने ब्याज दरें बढ़ा रही हैं, तो चीन का सफ़र या चीन की रफ्तार बिल्कुल दूसरी दिशा में है। दूसरी चीज़ ये कि चीन की अर्थव्यवस्था में इस गिरावट के बाद बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि चीन को प्री कोविड लेवल तक आने में या कोविड से पहले की जो आर्थिक विकास दर है आने में, उसमें थोड़ा लंबा ज़्यादा समय लग सकता है। और इसका बड़ा मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहाँ से चीन एक बड़ा आयातक है, चाहे वो एनर्जी हो, ऑयल हो, क्रूड हो, कोल हो, इन सब के आयात पर असर पड़ेगा। और इसलिए दुनिया के कमोडिटी मार्केट में हम तेज उतार चढ़ाव देख रहे हैं। जैसे ही रूस और यूक्रेन युद्ध का असर हुआ, हमने कमोडिटी मार्केट में तेजी से बढ़ोतरी देखी। फिर उसके बाद चीन में लॉकडाउन लगे तो हमने कॉपर और कई सारी मेटल्स की कीमतों में गिरावट देखी। अब परिस्थिति स्पष्ट होगी कुछ समय बाद, जब चीन में फैक्ट्रीज दोबारा खुलेंगी और उत्पादन दोबारा शुरू होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि चीन की अर्थव्यवस्था को वापस मंदी से निकालने के लिए चीन की सरकार ने काफ़ी नए तरीके की कोशिशें शुरू की हैं। टैक्स की रियायतें देना शुरू किया है, वैट में कटौती शुरू की है, वैट के रिफंड्स बढ़ाने शुरू किए हैं, और ये प्रयास शुरू किया है कि फिस्कल लेवल पर, टैक्स की पॉलिसी के लेवल पर चीन में और ज़्यादा समर्थन या दिया जा सके अर्थव्यवस्था को उत्पादन के लिए। अभी पूरे घटनाक्रम को अगर आप एक साथ समझने की कोशिश करें तो नंबर एक, चीन पूंजी सस्ती रखेगा,
इसका असर चीन की मुद्रा की कमजोरी के तौर पर सामने आएगा। चीन निर्यातक है तो उसे प्रतिस्पर्धा मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और शुभम, हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर है। सामान्य रूप से भी युआन डॉलर की तुलना में गिरा है, लेकिन इसका असर हमें चीन के मुद्रा बाजार पर और चीन के स्टॉक मार्केट पर नकारात्मक रूप से दिखाई देगा। ये क्योंकि चीन की मुद्रा कमजोर होगी और इसलिए आउटफ्लो चीन के स्टॉक के बाजार से पिछले दिनों में भी हुआ, जिस पर लोग हमें निगाह रखनी होगी। और दूसरी चीज ये कि चीन की अर्थव्यवस्था में जितनी खनिज की और ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, उसी अनुपात में दुनिया की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के आकलन निकाले जाएंगे। सर, ये बात हुई दुनिया की, ये बात हुई चीन की। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो क्या असर होंगे, क्योंकि आयात तो हम भी बड़ा करते हैं, चीन हमारे लिए भी बड़ा आयातक देश है। यहाँ मुद्रा की पैरिटी महत्वपूर्ण है। भारतीय मुद्रा की डॉलर के साथ तुलना में तो भारतीय मुद्रा कमजोर है ही। चीन के साथ एक दोहरी चुनौती है। एक तो चीन से आयात रिकॉर्ड स्तर पर है, हमने इस पर विस्तार से मनी सेंट्रल में पिछले दिनों में चर्चा भी की है। दूसरी चीज़ है कि भारतीय करेंसी वीक है और फिर चीन की करेंसी भी वीक है, क्योंकि चीन का युआन डॉलर की तुलना में अवमूल्यन हुआ है, भारत की करेंसी का भी अवमूल्यन हुआ है। तो फिलहाल इस समय जब भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ी डिमांड पुश करने की कोशिश की जा रही है, जो सप्लाई चेन की शॉर्टेजेस थी उनको पूरा करने के लिए आयात बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तब चीन की मुद्रा में कमजोरी होना भारतीय आयात को थोड़ा और ज़्यादा महंगा करेगा, इस बात की संभावना में दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ है कि चीन के उत्पादन में वापस पटरी पर आने तक, जो फैक्ट्री बंद हैं, जो पुराने ऑर्डर्स पूरे होने हैं, उनकी सप्लाई सामान्य रूप तक आने तक बाजार में महंगाई और थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का बड़ा मिसमैच है चीन से आने वाले आयातित सामानों में, जिसके कारण बाजार में उनकी कमी है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है कि इंपोर्टेड महंगाई बढ़ेगी, और अगर महंगाई बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आयात करा हुआ सामान हमें और आपको और महंगा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में स्टार्टअप का चेहरा रहे पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम मॉल से बड़ा विदेशी निवेश निकल रहा है। चीन के अलीबाबा ग्रुप और उसकी सहायक कंपनी अंट फाइनेंशियल ने पेटीएम मॉल से बाहर निकलने का फैसला किया। इन दोनों कंपनियों से पेटीएम मॉल ही उनकी हिस्सेदारी खरीद रहा है, लेकिन ये हिस्सेदारी 100 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर वापस खरीदी जा रही है, जबकि 2019 में पेटीएम मॉल का वैल्यूएशन 21,000 करोड़ रुपए था, यानी 3 अरब डॉलर पर हुआ करता था इसका जो वैल्यूएशन था। आज केवल आप देखिए तो 99% इसकी जो पूरी अगर आप कहिए तो मार्केट कैप थी वो खत्म हो चुकी है, सुहा हो चुकी है। अब उसकी वैल्यूएशन सिर्फ 100 करोड़ रुपए यानी $13 मिलियन रह गई है। पेटीएम मॉल में अलीबाबा की करीब 28.34% और अंट फाइनेंशियल की लगभग 14% हिस्सेदारी थी। सर, सबसे पहला सवाल कि ये जो बड़े निवेशक थे, विदेशी निवेशक थे, ये बाहर निकल क्यों रहे हैं, मॉल से जा क्यों रहे हैं? अब अलीबाबा और सॉफ्टबैंक को वैसे भी दुनिया में कई जगह समस्या है, पर उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत में पेटीएम मॉल के बारे में कहा है कि पेटीएम मॉल में निवेश में इन कंपनियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत का स्टार्टअप और ऑनलाइन स्पेस बहुत तेजी से बदल रहा है, स्ट्रक्चरिंग के मोड में है, और जहां जिस तरीके के रिटर्न की अपेक्षा पे दोनों निवेशकों को थी वो उन्हें उपलब्ध नहीं हुए हैं, और इसकी एक बड़ी वजह है कि वो इस निवेश से बाहर निकल रहे हैं, और इसलिए इसका सीधा असर हमें पेटीएम के स्टॉक्स पर और पेटीएम के शेयर पर दिखाई दे रहा है। पेटीएम मॉल एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट था। अभी पेटीएम चूंकि बहुत सारी उलझनों में फंसी हुई, जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, वो इस प्रोजेक्ट को या इस पेटीएम मॉल को तेजी से आगे नहीं ले जा पाई। भारत के ऑनलाइन स्पेस में, ऑनलाइन ई कॉमर्स स्पेस में रेगुलेटरी लेवल के ऊपर, टेक्नोलॉजी के लेवल के ऊपर बदलाव हो रहे हैं, और उसका असर पेटीएम मॉल की संभावनाओं पर पड़ा है, और सबसे ज़्यादा संभावनाओं पर पड़ा है पेटीएम ब्रांड पर विदेशी निवेशकों के निवेश को लेकर और साख को लेकर, और इसलिए हमने इसका एग्जिट देखा, और इस एग्जिट के बाद पेटीएम मॉल की वैल्यूएशन में जो गिरावट आई वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। आश्चर्यजनक रूप से वैल्यूएशन बुरी तरह टूटा है, क्योंकि शायद दो सबसे महत्वपूर्ण और बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने पेटीएम मॉल से अपने आप को वापस बाहर निकाला है। सर, आपने कहा कि बहुत सारी संभावनाएं ऐसी हैं जो धुंधली पड़ रही हैं, धूमिल हो रही हैं। उसमें एक इंश्योरेंस की डील थी जो पेटीएम करने जा रहा था और नहीं कर पाया, वहां क्या हुआ था, क्यों नहीं कर पाया था? ये डील पेटीएम इंश्योरेंस टेक या इंश्योरटेक जो कंपनी है, जहां से जब पेटीएम का आईपीओ आया था शुभम, तो बराबर इस बात पर सवाल उठ रहे थे कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है, पेटीएम को ग्रोथ के लिए कौन से नए बड़े काम करने पड़ेंगे, और उनमें एक महत्वपूर्ण काम ये था कि पेटीएम को किसी अन्य दूसरी कंपनी की तरह डिजिटल इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में जाना था। एक इंश्योरटेक नाम की पेटीएम की कंपनी थी। रहेजा क्यूबी जनरल इंश्योरेंस में पेटीएम को करीब 100% स्टेक का एक्विजिशन करना था। 2 साल तक इस एक्विजिशन पर पूरा काम चलता रहा। डील की साइज करीब 568 करोड़ रुपए थी। पेटीएम इसके साथ अपने इंश्योरेंस ऑपरेशन शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद
पेटीएम ने मई में इसी मई में एक्सचेंज को ये बताया कि ये डील QBE की जो डील है, रहेजा QBE की डील, ये हो नहीं पाई है और इससे कंपनी वापस लौट रही है उसे और ये डील खत्म की जा रही है और स्विस री से जो इन्वेस्टमेंट आना था उसे भी खत्म किया गया। इसने पेटीएम को लेकर, पेटीएम ब्रांड को लेकर, उसकी भविष्य की संभावनाओं को लेकर काफ़ी हिट किया है और इसकी वजह ये थी कि पेटीएम कई सारी झंझावातों में और कई सारे तूफानों में फंसा हुआ था स्टॉक लिस्ट होने के बाद। तो ये जो एक बड़ी विंडो थी जहां से उसे नया बिजनेस मिलना था वो टूट गया। सर अब स्टॉक की बात करते हैं, क्योंकि आपने जिक्र स्टॉक का भी किया। नवंबर में अगर किसी स्टॉक निवेशक ने पेटीएम के IPO में पैसे लगाए होते, 1 लाख रुपए लगाए होते, तो अब तक 75,000 रुपए उसके खत्म हो चुके होते, वो पूंजी साफ हो चुकी होती। अभी हम और आप जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तब पेटीएम का शेयर 587 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इशू प्राइस जो IPO का था वो 2150 था। खैर वहां तक तो कभी हम पहुंचे ही नहीं। 52 वीक का जो हाई भी है वो 1955 रुपए है। ये जो लगातार जब से लिस्ट हुआ तब से नीचे 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 की ये जो यात्रा है, क्या इसके पीछे की आप वजह मान रहे हैं? क्या वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये 75% मार्केट कैप यहाँ भी साफ हो गया? बहुत सारी महत्वपूर्ण वजह हैं और पेटीएम चूंकि भारत में स्टार्टअप क्रांति का फ्लैग बेरर था, अगुआ था, इसको झंडा बरदार कहा जाए। पेटीएम के नाम पर भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स को वहां से सपने दिखाई दिए थे और पेटीएम ने भारतीय बाजार में जैसे स्टार्टअप क्रांति को एक नई दिशा दिखाई और उसके बाद संकट में फंसा, उसी तरह से पेटीएम ने स्टार्टअप के बारे में शेयर बाजार की समझ को भी पूरी तरह बदल दिया। पेटीएम वो स्टॉक था जिसने भारत के रेगुलेटर को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या स्टार्टअप्स वैसे ही उतने ही विश्वसनीय स्टॉक मार्केट के लिए हैं जितने विश्वसनीय बाकी ब्रिक एंड मोर्टार कंपनियां होती। और उसके बाद भारत में बहुत कुछ बदल गया, जैसे कि आप माने कि भारत के NBFC सेक्टर में जब बड़े बदलाव हुए थे 2018 में और उसके बाद पूरा का पूरा परिदृश्य ही बैंकिंग सेक्टर का या NBFC सेक्टर का बदलना पड़ा था। 73% से ज्यादा स्टॉक गिर चुका है। शुभम, 52 वीक का इसका जो लो है वो 511 रुपए स्टॉक का, हम उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं निकले हैं। 2150 रुपए का तो खैर जो इशू प्राइस था वो तो अब असंभव ही दिखाई देता है। और कंसिस्टेंटली एजेंसी जो भी ब्रोकरेजेस हैं या जो भी एनालिस्ट हैं वो इसके टारगेट्स में कमी कर रहे हैं। मार्च 22 के लिए मैक्वारी का टारगेट 450 रुपए का था, 36% नीचे का मार्च 22 का जो टारगेट उन्होंने दिया था। समस्या 2-3 वजहों से है जो अनुमान मिल रहे हैं बिजनेस मॉडल में। पहले हम वैल्यूएशन की तरफ से इसको देखने की कोशिश करें कि वैल्यूएशन के इतने दबाव क्यों हैं। 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर हमने चर्चा की है भी आपके सामने, घटनाक्रमों के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से। पहली घटना ये हमने देखी कि पेटीएम मॉल से एंट और अलीबाबा का निवेश बाहर गया। दूसरी घटना हमने देखी कि इंश्योरेंस सेक्टर में पेटीएम का जो एक्सपेंशन होना था वो रुक गया। तीसरी महत्वपूर्ण घटना हमने देखी कि पेटीएम के जो बैंकिंग ऑपरेशंस थे या पेटीएम के जो ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेशंस थे, पेमेंट बैंक ऑपरेशंस थे, उनमें RBI ने रोक लगाई, प्रतिबंध लगाया, जो अभी तक जारी है क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज थे। मैक्वारी का कहना यह, मैक्वारी की रिपोर्ट के हिसाब से माना जाता है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल फिनटेक में करेक्शंस चल रहे हैं, पूरी दुनिया के बाजारों में। और जब पेटीएम आया था तब जो ग्लोबल फिनटेक स्टॉक्स थे वो शुभम अपने प्राइस टू सेल्स ग्रोथ रेशियो पर, यानी उनकी बिक्री और उनकी कीमत का जो अनुपात था वो 0.3 से 0.5 के मल्टीपल में था। लेकिन उसके बाद अब वो मल्टीपल घटकर 0.35 के पास आ गया, 0.7 के आसपास आ गया है। और उसकी वजह यह है कि पेटीएम को लेकर भी बाजार के अनुमानों में गिरावट हो रही है, यानी जितनी बिक्री है उसके अनुपात में कीमत जितनी बाजार में मिलनी चाहिए अब उसकी संभावना उतनी नहीं दिखाई देती बिल्कुल। दूसरी एक और बात महत्वपूर्ण है कि पेटीएम को लेकर बहुत सारे सवाल इसके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को उठ रहे हैं। UPI के चैलेंज के कारण वॉलेट और ऑनलाइन पेमेंट का मॉडल फ्यूचर में कहां तक सर्वाइव करेगा ये नहीं दिखाई दे रहा है। RBI की सख्ती जो हुई है उसके बाद पेटीएम को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी तैयारी पेटीएम ने भविष्य में अपने अगले चरण के विस्तार के तौर पर की थी। और फिर उसके बाद अब विदेशी निवेशकों का इससे निकलना। तो अभी पूरा का पूरा पेटीएम का बिजनेस मॉडल बाजार को समझ में भी नहीं आ रहा है और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही जो पेटीएम के लिए बाजार में नेगेटिव हैं। और इसलिए पेटीएम एक किस्म के तूफान में फंसा हुआ स्टार्टअप है या शेयर है स्टॉक मार्केट में, जिसको लेकर आने वाले समय में कुछ और घटनाक्रम होंगे जो शायद इसे शेयर की और कंपनी की कीमत को प्रभावित करेंगे। सर अब प्रभावित करने वाला ऐसा ही एक घटनाक्रम है सरकार की ओर से जो नई पहल शुरू की गई है ONDC, ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी पहल हो सकती है पेटीएम मॉल जैसी कंपनियों के लिए? ONDC, पेटीएम मॉल ONDC का हिस्सा है, हालांकि पेटीएम मॉल के स्टॉक में काफी गिरावट आई। दरअसल ONDC एक बड़ा दिलचस्प
बदलाव था जो बहुत सारी खबरें शुभम पिछले 2-3-4 महीने में अर्थव्यवस्था में हुई, जहां ओएनडीसी के इस प्रयोग के ऊपर थोड़ा कम चर्चा हुई और लोगों को पता कम चला। अमेजन और फ्लिपकार्ट को चुनौती देने के लिए सरकार ने एक ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स बनाया है। इसे ई कॉमर्स का यूपीआई कहा जा रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी ट्रेडर आकर ऑनलाइन डील कर सकेगा, ट्रेड कर सकेगा, लगभग वैसे ही जैसे आपके पास एक यूपीआई नंबर है, वो आप किसी भी बैंक से जोड़ लीजिए अपना यूपीआई और वहां से पेमेंट कर सकते हैं। ये माना जा रहा है कि अभी तक अमेजन और फ्लिपकार्ट के पास प्लेटफॉर्म्स थे जहां से ही जाकर आप ट्रेड कर सकते थे ई कॉमर्स में। आपको वहां रजिस्टर कराना होता था अगर आप कोई सामान्य सर्विस देते हैं और उसके जरिए आप वहां पर सेल कर सकते हैं। यही स्थिति बाकी एग्रीगेटर्स के साथ या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ है, चाहे वो रेस्टोरेंट डिलीवरी की हो या सामान की डिलीवरी की हो। ओएनडीसी के साथ सरकार ने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है और ये कोशिश की है कि एक ऐसा फ्री मार्केट प्लेस हो जहां से कोई भी जाकर अपनी ट्रेडिंग कर सके। इस प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग दिल्ली में, बैंगलोर में, भोपाल, शिलांग, कोयम्बटूर में शुरू हो चुकी है। एक बार इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां ओएनडीसी को ज्वाइन करने की तैयारी कर रही हैं या ज्वाइन कर रही हैं, जिसमें कि डुंजो पेमेंट है, जिसमें फ़ोनपे भी है, जिसमें फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक्स आर्म है ई कार्ट, वो भी इसको शामिल करने की कोशिश कर रही है। अब ओएनजीसी के बाद जब ओएनडीसी हमारे सामने सक्रिय होगा तो हमें देखना होगा कि कितनी कंपनियों ने, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस नेटवर्क को ज्वाइन किया है और इसका सीधा असर अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कैसे पड़ा है, क्योंकि फिलहाल वो मार्केट की मोनोपोली कंपनियां हैं और ये ई कॉमर्स स्पेस का एक बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। जैसे कि हमने यूपीआई के जरिए पूरे के पूरे पेमेंट स्पेस में बड़ा डिसरप्शन देखा। पेमेंट बैंक्स के बिजनेस पर भी उसका असर पड़ा, मोबाइल वॉलेट के बिजनेस पर भी उसका असर पड़ा। तो क्या ये इतना ताकतवर नेटवर्क होगा जो अमेजन और फ्लिपकार्ट के कारोबार को, बिजनेस मॉडल पर असर करेगा? ये हमें देखना होगा और यहां से स्टार्टअप के क्षेत्र के हिस्से में एक और बड़ा घटनाक्रम है, बड़ा बदलाव हमारे सामने आ सकता है। बिल्कुल। और ये वाकई जैसा अंशुमान जी ने कहा, ओएनडीसी के बाद जैसे यूपीआई ने पेमेंट का बाजार बदला, हो सकता है ओएनडीसी ई कॉमर्स का बाजार भी पूरी तरह बदल दे। अगली खबर बहुत महत्वपूर्ण। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसी पर भारी पड़ रहा है। कंपनियां कई कड़े कदम उठा रही हैं। मसलन तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलर्स को क्रेडिट देने की सुविधा बंद कर दी है। साथ में आरोप यह भी है कि तेल कंपनियां डीजल की राशनिंग करके डीलर्स को सप्लाई घटा रही हैं। महंगे क्रूड की वजह से तेल कंपनियों पर डीजल की अंडर रिकवरी 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है, जबकि पेट्रोल पर अंडर रिकवरी 10 रुपये प्रति लीटर। अंडर रिकवरी मतलब उनको 1 लीटर तेल बेचने पर इतने रुपए का मोटा मोटा नुकसान हो रहा है। फिलहाल विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव $112 प्रति बैरल के करीब है। सर, क्या वास्तव में सप्लाई की शॉर्टेज है या ये ओएमसीज दबाव बना रही हैं और दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हाँ चीज़ें बड़ी ख़राब हैं? सप्लाई की शॉर्टेज तो नहीं लगती, क्योंकि भारत में सप्लाई की शॉर्टेज नहीं है, पर हो यह रहा है कि हम एक ऐसी पेट्रोलियम प्राइसेस की व्यवस्था में जाके फंस चुके हैं जहां वादा या दावा ये किया जाता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट से गाइडेड है, पर एक्चुअली ये पॉलिटिकल मार्केट से गाइडेड है, राजनीतिक बाजार से निर्देशित कीमतें हैं। और सरकारों ने, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कुछ इस तरीके का सिस्टम बना रखा है जिसको लेकर हमेशा अनिश्चितता रहती है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की बढ़ोतरी को देखें तो 10 और 25 रुपए कीमतें बढ़ जानी चाहिए थी। अब तेल ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जिन्हें वो सब मालूम है जो हम बात कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर रहनी है, उन्हें वो जो नुकसान है उन्हें कहीं ना कहीं से मिलने हैं। अंडर रिकवरी 25 रुपए तक की है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां राशनिंग नहीं कर रही हैं, बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीलर्स के साथ डील करने के नियम बदल दिए हैं। पहले वो डीलर्स को, पेट्रोल डीलर्स को 1 महीने तक का क्रेडिट देती थी। क्रेडिट देने का मतलब है कि 1 महीने तक की आपूर्ति दे दी और उसका पैसा आ गया। अब समस्या ये है कि कीमतें कब बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, क्या कंपनियों को, तेल मार्केटिंग कंपनियों को वो कीमतें बढ़ाने का सही समय पर मौका मिलेगा, इसके बारे में तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। और उस तस्वीर न साफ होने के कारण ऑयल डीलर्स को जो तेल की सप्लाई या पेट्रोल डीजल की सप्लाई की जा रही है, उसकी प्रक्रिया बाधित हो रही है। ऑयल डीलर्स क्रेडिट लेने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी वर्किंग कैपिटल के चैलेंज हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उन्हें लंबे समय तक उधार या तेल देने की परिस्थिति में नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि पता नहीं कीमतों में बढ़ोतरी की परिस्थिति क्या बने। और ये परिस्थिति हमको ऑयल डीलर्स फेडरेशन ने, जो एम्पावरिंग पेट्रोलियम डीलर्स फाउंडेशन जो है और ऑयल डीलर्स की फेडरेशन है, उसने अलग अलग राज्यों में ये बात अलग अलग तरीके से कही है कि तेल वितरण कंपनियों और डीलरों के बीच में अब वो तालमेल नहीं बचा। और उसकी वजह यह है कि तेल की कीमतों को लेकर जो
अनिश्चितता बनी हुई है उसका उसका बड़ा असर है। हालांकि आपूर्ति पर अभी कोई ऐसा सीधा असर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी कि ये केवल सख्ती है कि भाई ठीक है पैसा नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं से ये पैसा जल्दी लिया जाए। अगर कुछ राज्यों की बात माने, जैसे कि मैं पढ़ रहा था कि शायद छत्तीसगढ़ में कुछ राज्यों में शिकायत हुई है कि रूरल एरिया और विलेज एरिया के पेट्रोल पंप्स पे सप्लाई पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, रिफाइनिंग प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कीमतें बढ़ाना चाहती है, नहीं बढ़ाना चाहती है, नहीं तो इससे इसे अनावश्यक रूप से चिंता और पैनिक फैलने का खतरा रहता है। बिल्कुल। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि पेट्रोल डीजल पूरी तरह डीरेगुलेट तो नहीं है। और प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तो हालत और भी ज़्यादा खराब है। उनके पास तो सब्सिडी और बेयर करने की या डीलर्स के साथ बांटने की क्षमता ही नहीं बची। और हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस गिवन सिचुएशन में, मौजूदा परिस्थिति में तो डिस्ट्रीब्यूशन करने की हालत में भी नहीं, पेट्रोल पंप बंद करने की स्थिति में ना पहुंच जाए। बिल्कुल। अगली खबर ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क के साथ हुई डील खटाई में पड़ चुकी है। मंगलवार को एलन मस्क ने साफ कर दिया कि जब तक ट्विटर फर्जी अकाउंट्स के बारे में साफ जानकारी नहीं देता तब तक डील पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि ट्विटर के सीईओ ने उस दावे का कोई सबूत नहीं दिया जिसमें वे कह रहे हैं कि केवल 5% अकाउंट ही फर्जी हैं। पहले ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क ने $44 अरब का ऑफर किया था, लेकिन पिछले हफ्ते मस्क ने ट्वीट कर जानकारी दी कि फिलहाल के लिए डील होल्ड कर दी गई है। सर, ऐसा नहीं लग रहा आपको ये मस्क, पहले उन्होंने लगा कि यार ज़्यादा महंगी बात कह दी, अब बहाने बनाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? बाजार कुछ ऐसे ही पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसे एलन मस्क ने अपनी क्षमता या अपनी पूंजी की क्षमता से अधिक बड़ा दांव लगा दिया और अब वो ये तर्क दे रहे हैं कि ट्विटर पर स्पैम या फर्जी अकाउंट आधे 20 से 50% तक उन्होंने कहा है कि अकाउंट फर्जी। और अगर ये बात एलन मस्क की सही है तो फिर तो ट्विटर का वैल्यूएशन बहुत कम होना चाहिए। और अब बाजार में दो तरीके के कयास हैं। एक कयास ये है कि एलन मस्क को मालूम है कि ट्विटर ओवर वैल्यूड है, ऐसा वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के निवेशकों के सामने, और जिसका असर ट्विटर के स्टॉक पर हमें दिखाई दे रहा है बाजार में कि वास्तव में क्या ट्विटर का वैल्यूएशन वो नहीं है जो वैल्यूएशन कोट किया गया। अभी एक बहस का विषय है, इसकी जांच तो SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका में सेबी का काउंटर पार्ट है वो बता सकता है। मस्क ने कहा है कि SEC के सामने जो क्लेम किया है ट्विटर ने, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, यानी हम ट्विटर के वैल्यूएशन को चैलेंज कर रहे हैं। एक इंटरप्रिटेशन तो ये है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि एलन मस्क के पास इतनी पूंजी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, और स्टॉक मार्केट में जो कंपनी जिसका वैल्यूएशन है और जिसके ट्रांसपेरेंटली जिस वैल्यूएशन पर उन्होंने बोली लगाई थी और जो उन्होंने कमिट किया था, अब वो उसी पर सवाल उठा रहे हैं और वो इस डील से बचकर निकलना चाहते हैं। खुली बहस ट्विटर के ऊपर पराग अग्रवाल जो CEO हैं और एलन मस्क के बीच में शुरू हो गई है। दोनों एलन मस्क फेक अकाउंट, स्पैम और बॉट अकाउंट होने का आरोप लगा रहे हैं ट्विटर पर। ट्विटर के CEO स्पैम और कुछ अलग चीज़ों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इससे ये जो पूरी डील है जिसने कम से कम 48 घंटे तो सुर्खियां बनाई ही थी दुनिया के हर अखबार की, वो पूरी की पूरी डील कहीं ना कहीं जाकर फंस गई है। और फंसने की प्रमुख शायद वजह एलन मस्क की तरफ से वो तैयारियां नहीं दिखती हैं जो तैयारियां ट्विटर को टेक ओवर करने के लिए वित्तीय रूप से की जाए। लेकिन इसमें काफ़ी दिलचस्प आतिशबाजी आने वाले समय में होगी जिस पर हमारी निगाह बनी रहेगी और आप तक मनी सेंट्रल के माध्यम से पहुंचती रहेगी। क्या इस बार खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी होगी? इस सवाल के उठने की वजह अधिकतर खरीफ फसलों का बढ़ा हुआ बाजार भाव है। अगले महीने सरकार समर्थन मूल्य घोषित करेगी, लेकिन क्या समर्थन मूल्य घोषित करने से पहले बाजार भाव देखा जाएगा? क्या है समीकरण, देखिए मनी 9 की इस स्पेशल रिपोर्ट में। गेहूं खरीद घटने से उलझन में फंसी सरकार के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। सरकार की नई चुनौती अब खरीफ का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने से जुड़ी है। दरअसल रबी सीजन में सरकारी खरीद घटने से केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 200 लाख टन कम रहेगा और आगे खरीफ सीजन में इसकी भरपाई करनी है। ऐसे में पहले समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को खरीफ अनाज के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा और उसके बाद बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ानी होगी। दोनों ही परिस्थितियों में सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। समर्थन मूल्य तय करने के लिए सरकार A2+FL फॉर्मूला लगाती है, यानी बीज, खाद, डीजल, कीटनाशक वगैरह की लागत में किसान की मजदूरी जोड़ती है। जो कुल लागत बनती है उसको 50% बढ़ाकर MSP घोषित होता है।
बीते एक साल में बढ़ी महंगाई से किसानों की लागत भी तेजी से बढ़ी है। मसलन डीजल महंगा हो चुका है, एक साल में दाम करीब 18% बढ़े हैं। केमिकल महंगे होने से कीटनाशक के दाम बढ़ने की भी आशंका है। ऊपर से अनाज की महंगाई ने बीज के दाम भी बढ़ा दिए हैं। यानी फॉर्मूले के लिहाज से इस बार समर्थन मूल्य औसत के मुकाबले ज्यादा बढ़ सकता है। पिछली बार प्रमुख खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य 2% से 5% तक बढ़ा था। चुनौती सिर्फ एमएसपी फॉर्मूले तक सीमित नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अनाज और तेल तिलहन का बाजार पहले ही तपा हुआ है। कपास का भाव भी 11 साल की ऊंचाई पर है। हालांकि खरीफ दलहन तुअर का भाव एमएसपी से नीचे है। अगर सरकार ने खरीफ एमएसपी को बाजार भाव के बराबर घोषित नहीं किया तो किसान भी फसल सरकार को बेचने के बजाय खुले बाजार में बेचना फायदेमंद समझेंगे। यानी वैसी ही स्थिति हो सकती है जो इस समय गेहूं को लेकर है। गेहूं किसान एमएसपी पर फसल बेचने के बजाय व्यापारी से मिल रहे ऊंचे भाव पर बेच रहे हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए है, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सोमवार को भाव 2301 रुपए दर्ज किया गया। अगर धान को लेकर भी ऐसी ही स्थिति बनती है तो सरकारी स्टॉक में गेहूं की कमी की भरपाई चावल पूरा नहीं कर पाएगा। सरकार के लिए चुनौती सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। केमिकल और फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने की वजह से सरकार पर सब्सिडी का बोझ 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका है। कीटनाशक और खाद तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें साल भर में दोगुनी जो बढ़ गई हैं। अब सरकार अगर फॉर्मूले और बाजार भाव के आधार पर खरीफ एमएसपी बढ़ाती है तो उसी बढ़ी हुई सब्सिडी पर किसानों से फसल भी खरीदनी होगी। और ऐसा हुआ तो फूड सब्सिडी का बोझ भी तय किए गए 2.07 लाख करोड़ रुपए से कहीं ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर से थाली की महंगाई और बढ़ने का डर अलग। कुल मिलाकर सरकार के लिए आगे की राह आसान नहीं है। या तो किसान की लागत देखकर खरीफ एमएसपी को औसत से ज्यादा बढ़ाए या फिर फूड सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए जुगत लगाए। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। ये बात थी एमएसपी की। अगली बात कपास की। कपास कीमतों में आई तेजी और देश में कम उत्पादन की वजह से सप्लाई में किल्लत इसके निर्यात पर भारी पड़ सकती है। इंडस्ट्री सरकार से निर्यात पर रोक लगाने की मांग कर रही है और रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर तक निर्यात रोकने पर फैसला हो भी सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने कपास इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को सोमवार तक अपनी राय सौंपने को कहा है। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात के बाद निर्यात पर फैसला होगा। सर, आपको क्या लगता है कि निर्यात पर रोक लगाई जा सकती है? क्योंकि जो निर्यात का अनुमान था इंडस्ट्री ने उसको पहले ही घटा दिया है। तो आपको लगता है अब ये बात निर्यात जैसे वीट का रोका गया, अब कपास का भी रोका जाएगा? सरकार उलझन में है शुभम, गहरी उलझन में है पूरी चीज़ों को लेकर। अगर आप यार्न का प्राइस देखिए तो 2022 में अभी तक 40% यार्न का प्राइस बढ़ चुका है बाजार में और ये 11 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। ज़्यादा दबाव सरकार पर इस बात का है कि टेक्सटाइल कंपनियां ये कह रही हैं कि अगर उन यार्न का टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं कि अगर कॉटन का निर्यात नहीं रोका गया और यार्न की कीमतें नीचे नहीं आई तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनसे जो बायर दुनिया में मौजूद हैं वो 30 से 40% का डिस्काउंट मांग रहे हैं इस समय निर्यात की स्थिति में। और 15 से 20 दिन से आधा डिले बर्दाश्त करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। और भारत के टेक्सटाइल उद्योग के पास इतने मार्जिन्स नहीं हैं कि वो 40% यार्न की महंगी कीमत लेकर प्रोडक्ट बना सकें और इसे एक्सपोर्ट कर सकें, जबकि अन्य देशों से उससे प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा है। चूंकि गेहूं के निर्यात को लेकर सरकार पर सवाल उठे हैं, काफ़ी गफलत हुई है उसमें, तो इसलिए एक दुविधा हमें लगातार पिछले एक हफ्ते से दिखाई दे रही है सरकार के अंदर कपास के एक्सपोर्ट को लेकर। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें कपास का निर्यात अगर बंद नहीं किया गया या नहीं रोका गया तो टेक्सटाइल कंपनियों को तो ये कहना है कि भारतीय बाजार में फिर यार्न की कीमतें कम नहीं होंगी। तो सोमवार तक या अगला हफ्ता महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां सरकार को कुछ समय के लिए कपास की कीमतों में लगाम लगाने के लिए कोई ना कोई सीधा दखल बाजार में करना पड़ सकता है। और इसका जो भी होगा इसका असर हमें खरीफ के एमएसपी पर दिखाई देगा। एमएसपी पर हमने आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाई भी है। और जो भारत की फूड इकोनॉमी की दृष्टि से सबसे बड़ा फैसला होने वाला, जिस पर हम सबकी निगाहें हैं कि सरकार इस साल की महंगाई, कच्चे माल में बढ़ोतरी, लागतों में बढ़ोतरी, इसे देखते हुए किसानों को खरीफ की फसल के लिए क्या कीमत तय करने वाली, किसानों को होने वाले फायदे के साथ उसका असर भारत में खाद्य उत्पादों की महंगाई पर भी नजर आएगा।
नजर आएगा, क्योंकि एमएसपी का जो भाव होता है दरअसल यही बेंचमार्क होता है, यहीं से गिनती उत्पादों की शुरू होती है कि वो बाजार में किस भाव तक जा सकते हैं। फिलहाल आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। कल के मनी सेंट्रल को सर जबरदस्त रिस्पांस मिला, उसकी कोई खास वजह थी? हमने LIC पर, मैं आप सबका बहुत आभार, कल के मनी सेंट्रल पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, बहुत सारे लोगों के सवाल आए जिनको हम इस कार्यक्रम के छोटे से पीस में शामिल करने में मुश्किल होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों को आगे से शामिल करें। हमने LIC को में क्या हुआ, LIC में कैसे हुआ है और LIC के IPO की इतनी IC लिस्टिंग क्यों हुई, ये हमने बताने की कोशिश की। आप सबका मनी सेंट्रल को प्रोत्साहन के लिए और आशीर्वाद के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही आप लोग प्रतिक्रिया दिया कीजिए, तो सारी जो थकान होती है और काम करने का मन होता है और आपके लिए नए शो बनाने की ऊर्जा मिलती है। फिलहाल आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। कल फिर से मिलूंगा आपसे शाम 7 बजे अंशुमान जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।